बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जीवन कविता के भावार्थ को देखा था। अब इसमें हम उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि जीवन पाठ के रचयिता कौन है? आंसर है नरेंद्र शर्मा। जीवन पाठ की कौन सी विधा है? तो ये कविता। अब जो आपके पाठ्यपुस्तक में जो दिए हैं प्रश्न अभ्यास, मन हमेशा रीता क्यों रहता है? तो महत्वाकांक्षा और लिप्सा हमारे मानव मन को बेचैन रखता है तथा पाने की इच्छा हमेशा अग्रसर रहता है। पहला का ख प्रश्न है कि धारा हमें क्या देती है? धारा हमें आधार देती है। हर जीने वाला कब तक जीता है? तो हर जीने वाला मृत्यु तक जीता है। लिखित प्रश्न है आपका, हमें आधार कौन देती है? तो हमें आधार धरती देती है। दूसरा का ख प्रश्न है कि रत्नाकर किसे कहते हैं और क्यों? इसका आंसर है रत्नाकर समुद्र को कहा गया है। समुद्र में कई अनमोल रत्न पाए जाते हैं, अर्थात रत्नों का भंडार होने के कारण समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। ग प्रश्न है कि अंग अंग दहता है का भाव लिखिए। बड़वाग्नि अर्थात बड़वा नल को समुद्र अपने आगोश में समेट कर रखता है, अर्थात समुद्र में उठने वाली आग की तरंग को समुद्र खुद में समाहित कर लेता है। अब है तीसरा का प्रश्न क, कवि ने किस आदत को बुरा कहा है? तो प्रकृति से हमें जो प्राप्त हुआ है हमें उसी से संतुष्ट होना चाहिए, परंतु लोग पाने की इच्छा सदैव मन में पाल कर रखता है, जो बुरी आदत है। अर्थात संतुष्ट न होकर हमेशा पाने की चाहत बुरी आदत है। अब है तीसरा का ख कि अपने गीत गाना से आप क्या समझते हैं? अपने गीत गाना का तात्पर्य है कि हमेशा अपने हितों का बात करना, केवल अपने हित का ही सोचना। प्रश्न संख्या तीसरा का ग है कि मेघ कहाँ कहाँ विसर्जित होते हैं? उद्धृत पंक्ति में कवि नरेंद्र शर्मा के कथनानुसार मेघ धरती के कण कण में विसर्जित होते हैं। आपका विस्तार प्रश्न है बच्चों, जिसे हमें विस्तार में लिखना है। प्रश्न है चौथा का क, किस किस के ऋण को हम चुका नहीं सकते और क्यों? तो हम धरती, नदी, पर्वत, समुद्र, बादल, पेड़ पौधे एवं प्रकृति के ऋण को नहीं चुका सकते, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही हमें जीवन रूपी अनुपम वरदान मिला है तथा जीवन के सारी आवश्यकताएं एवं अभिलाषाएं प्रकृति के इन्हीं आपदाओं से पूर्ण होती है। इसीलिए हम इनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। चौथा का ख प्रश्न है, बर्फीले पहाड़ों से हमें क्या मिलता है और कैसे? तो पहाड़ों पर वृक्ष एवं औषधीय वृक्ष पाए जाते हैं। पहाड़ बादलों के द्वारा वर्षा करवाने में मदद करता है। पहाड़ों पर जमे बर्फ के पिघलने से झरने एवं नदियों के द्वारा जल रूपी अमृत प्राप्त होता है। चौथा का ग प्रश्न है कि कवि ने किसका जीवन सार्थक माना है? आंसर है कि जिसका जीवन निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परोपकार के लिए होता है, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। जिस तरह वृक्ष, बादल, नदी, धरती आदि का जीवन सदैव परोपकार के लिए ही होता है। चौथा का घ, इस कविता से हमने क्या सीखा? आंसर है, इस कविता से हमें परोपकार की भावना की सीख मिलती है। हमें अपने निजी स्वार्थ का त्याग कर प्रकृति की तरह हमें परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए। प्रकृति हमारा मित्र है, प्रकृति का उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं। हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़े। मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण ही प्रकृति संतुलन पर गहरा संकट खड़ा हो गया है, जो मनुष्य को सामूहिक आत्महत्या की ओर ले जा रहा है। बच्चों, अब कुछ व्याकरण का प्रश्न है। जो री तथा री वाले दो दो शब्द लिखिए, है ना। तो परिवार, रिवाज, मातृ, पितृ। अब है अगला प्रश्न है व्याकरण का आपका, ऐसे शब्द लिखिए जिनमें संयुक्त व्यंजन आए हों। तो दिया नक्षत्र, त्रिशूल, क्षत्रिय, त्रिलोक, ज्ञान, श्रवण। आपको मैंने अपनी क्लास में संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा होगा कि अक्षर, तरह, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन वर्ण है। उसी से कुछ शब्द बनाने हैं, मैंने बना दिया आपको। अब है पर्यायवाची शब्द लिखिए। तन, शरीर, मेघ का बादल,
वृक्ष का पेड़, सरिता का नदी, हेम का सोना, रत्नाकर का समुद्र। अब है विलोम शब्द लिखिए, यानी उल्टा। कम का ज़्यादा, आधार का निराधार, हित का अहित या अनहित, ऋण का उऋण, सर्जित का विसर्जित, छाह का धूप। अब है शब्दों के लिंग बताइए। तो जीवन कौन शब्द है? पुल्लिंग है। धारा कौन शब्द है? स्त्रीलिंग है। कण पुल्लिंग है। वृक्ष पुल्लिंग है। मेघ पुल्लिंग है। रत्नाकर पुल्लिंग है। गीत पुल्लिंग है। अंग पुल्लिंग है। फल पुल्लिंग है। तो इस तरह आपने क्लास 6 के जीवन पाठ के सारे प्रश्नोत्तर को आपने देखा। अब इसे बढ़िया से बार बार इसे अध्ययन करिए, है ना। जितनी बार मन हो उसे आप देख करके इसका अध्ययन कर सकते हैं और इससे सारे प्रश्न का उत्तर आप हल खुद भी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अब अगली कक्षा में।